हेलो दोस्तों, आई एम राम। और हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास चालू की थी, बट लास्ट क्लास में टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसमें जनवरी का करंट अफेयर चल रहा था। और ये क्लास जनवरी के हिसाब से लास्ट क्लास थी। तो आज उसी क्लास में जो टॉपिक बचे हुए थे, क्योंकि हमने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तक के सारे टॉपिक करा दिए थे, अगर नहीं देखा है तो जा करके इसकी जो पहली क्लास आई है 26 जनवरी वाली, उसे आप देख लीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक के टॉपिक कवर हुए थे। ठीक है। और उसी में अब जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक कवर होंगे। आई होप की बात क्लियर होगी। टेक्निकल इशू है, हो जाता है, ठीक होने में टाइम भी लग जाता है। इसी वजह से देखो कल भी कोई क्लास नहीं आ पाई। तो परेशान ना हो, आपके लिए टीम भी रेडी हो रही है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होगा आपके पास, और लाइव सेशन से भी होंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ें। तो मैं यही कहूंगा, पहले शेयर कर दो स्टार्ट करने से पहले। तो जो टॉपिक हो गए हैं उन्हें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो चुके थे। क्लियर है? अब देखो, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में देखना है वो है पद्म पुरस्कार, कि पद्म पुरस्कार कैसे दिया गया है। तो मैं बोल रहा हूं बार बार, पहली क्लास से आप क्या करें, पहली क्लास से आप सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। जो टॉपिक्स आपके रह गए थे वो सारे टॉपिक्स इस क्लास में कवर हो रहे हैं, ठीक है। और नोट्स बनाते चलें। देखिए, टेलीग्राम चैनल बन चुका है, क्रिएट हो चुका है टेलीग्राम चैनल, बट अभी लॉन्च करने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है या टाइम लग रहा है। तो जैसे ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपको ये सारे पीडीएफ्स एज इट इज मिलने लग जाएंगे, और आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? आई होप की बात क्लियर होगी। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करना, मैंने बोला था कि आप केवल अगर वन लाइनर पढ़ रहे हो या क्वेश्चन पढ़ रहे हो कुछ नहीं होगा। अगर आप कंप्रहेंसिव पढ़ रहे हो और उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं, एक कंप्रहेंशन से आप कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन एज अ टिच करके आ सकते हो। क्लियर है क्या? कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस वन टॉपिक से। अगर आप वन लाइनर रटोगे, कितने रट लोगे? 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं रट सकते। और जो बोल रहे हैं कि हमारे टॉपिक कम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के, तो याद रखें, करंट अफेयर डेली का बहुत सारा आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर एक टॉपिक को लेकर के बैठ जाओ, हर एक टॉपिक को करना चालू कर दो। वही करो जो आपका रिलेवेंट है। क्लियर है? तो अब देखिए, पुरस्कार आखिर दिए क्यों जाते हैं? क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपको क्लासेस पसंद है तो लाइक कर दिया करो, या थोड़ा सा हमें भी आउटपुट मिलता है कि हाँ आपका बेनिफिट हो रहा है। तो एक काम करने का, एक टीम का जो काम करने का हौसला होता है वो बढ़ जाता है। आपके कमेंट्स से हमें हमारी कमियां पता चल जाती हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, कि जो भी पद्म पुरस्कार हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म श्री हो, चाहे वो आपका पद्म भूषण हो। क्लियर है? और ये पुरस्कार दिए क्यों जाते हैं? तो सिंपल सी बात ये है कि पुरस्कार देने के पीछे का एक ही मोटो होता है, कि जिन लोगों ने एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कुछ हटकर किया है, या उनमें एक अलग ही गुण है, डिफरेंट गुण है जो किसी में नहीं है, उन लोगों को इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं, पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्हीं में से क्या है, एक पद्म पुरस्कार है जो पर ईयर मिलता है, कुछ नाम घोषित होते हैं। तो इस साल 4 हस्तियों को अगर देखेंगे,
4 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। 17 हस्तियों के नाम पद्म भूषण के लिए चुने गए हैं इस ईयर 2022 में, ठीक है। और इसके अलावा 107 नामों का चयन पद्म श्री सम्मान के लिए हुआ है। तो आपको पहले ये याद रखना है कि पद्म विभूषण के लिए कितने लोग चुने गए हैं, तो 4 पर्सन है, ठीक है। पद्म भूषण के लिए 17 हैं और 107 पर्सन पद्म श्री के लिए चुने गए हैं। आई होप बात क्लियर होगी। क्या बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द पद्म अवार्ड 2022 on the eve of Republic Day. 4 celebrities for Padma Vibhushan, while the name of 17 celebrities have been selected for Padma Bhushan, and apart from this, 107 names have been selected for Padma Shri Award. तो ये आपको याद रखना है कितने को क्या मिला है। क्लियर है? अब देखिए, तो ये तो बात हो गई डेटा की कि हाँ चलो इतनों को मिलना है। अब किससे क्या मिला, तो सबसे पहली बात अगर देखेंगे तो जो भाजपा के पूर्व नेता थे कल्याण सिंह और गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका और सीडीएस विपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। क्लियर है क्या? यानी गोरखपुर प्रेस के जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम खेमका, हमारे फर्स्ट सीडीएस ऑफ द कंट्री विपिन रावत साहब, और भाजपा के जो पूर्व नेता हैं कल्याण सिंह, उनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि जिन्हें मरने के बाद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिनकी डेथ हो जाती है और फिर सम्मानित किया जाए तो उसे बोला जाता है कि मरणोपरांत दिया गया अवार्ड है वो। और जो एक नाम है वो है प्रभा अत्रे का नाम भी इसी में शामिल है, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। क्लियर है क्या? तो जो 4 नेम थे पद्म विभूषण के लिए वो कौन कौन है? पहला भाजपा के जो पूर्व नेता रहे कल्याण सिंह जी, उनका नेम, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का नेम, और तीसरा नेम है सीडीएस विपिन रावत साहब का नेम। क्लियर है? और चौथा नेम प्रभा अत्रे का। तो आपको ये नाम याद रखना है। अगर आपको ज्यादा नाम याद ना हो, आप क्या करिएगा, केवल और केवल सीडीएस विपिन रावत साहब के लिए ये नाम जरूर याद रखिएगा कि उन्हें इस साल पद्म विभूषण दिया गया था। क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हमारे कंट्री के पहले सीडीएस थे। हाँ, हो सकता है इन नेताओं में क्वेश्चन न बने, जैसे मान लो कल्याण सिंह जी के नाम पे न बने, या मान लो राधेश्याम खेमका के नाम पर क्वेश्चन ना आए, या प्रभा अत्रे के नाम पर क्वेश्चन ना आए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर क्वेश्चन आया तो विपिन रावत सर के नाम पर क्वेश्चन जरूर आएगा आपके आगामी एग्जाम्स में। क्लियर है? तो फॉर्मर बीजेपी लीडर कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर प्रेसिडेंट राधेश्याम खेमका, सीडीएस विपिन रावत वर गिवन पद्म विभूषण पशुश्री and Prabha Atre's name is also included. क्लियर है? तो पश्चिमी मिला है, इन्हें मरणोपरांत मिला है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पद्म भूषण किसे किसे मिला है, तो पद्म भूषण अगर देखेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई और एसआईआई के एमडी साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आई होप बात क्लियर होगी। आई होप बात क्लियर होगी। तो अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि अगर सारे नाम याद ना हो, क्या सारे नेम याद ना हो, तो सुंदर पिचई सर का नेम जरूर याद रखना, सुंदर पिचई और सत्य नडेला। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सुंदर पिचई साहब हमारे कंट्री बिलोंग करते हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि एक ऐसा पर्सन जो कभी टूटी हुई साइकिल में चलता था, वो आज एक ऐसी कंपनी का सीईओ है जो पूरी दुनिया में राज कर रही है। तो साउथ से बिलोंग करते हैं सुंदर पिचाई सर। तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुत मोटिवेशनल बायोग्राफी है इनकी, कि कभी एक टाइम होता था कि साइकिल भी नहीं होती थी सही से चलने के लिए, और टेक्निकल फील्ड में इतना बड़ा नाम कायम किया उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर। क्या बात क्लियर है? इसी वजह से बोलता हूँ, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, कुछ भी नहीं है जो मेहनत से बढ़कर हो। मेहनत हर एक चीज दिला सकती है जो आप चाहते हो, बस आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। सुंदर पिचाई साहब के अंदर जुनून था कि मुझे कंप्यूटर की फील्ड में मुझे करना है, करना है, करना है, मुझे कोडिंग अपनी बनानी है, मुझे खुद की चीजें डेवलप करनी है। तो आज उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर वही यही बात लेके बैठ जाते, मेरा कैसा बैकग्राउंड है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आई थिंक कि आज उनकी लाइफ में एक्सक्यूजेस खत्म ना हुए होते। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? तो एक्सक्यूजेस देने से बेटर है काम करने पर फोकस करें। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया और गायक सोनू निगम को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको अगर प्रमोद भगत और वंदना कटारिया का नेम याद भी ना हो, लेकिन दो नेम बहुत याद रखना पद्म श्री के लिए, एक नीरज चोपड़ा सर का नाम और दूसरा सोनू निगम सर का नाम। क्लियर है? क्योंकि जब गोल्ड मेडल लेकर के आए थे नीरज चोपड़ा ओलंपिक से, तो देखा होगा आप सबने, प्राउड फील किया होगा कि एक इंडिया से एक पर्सन जाता है हरियाणा से निकलकर, वो भी अपनी अभाव में जिंदगी जीता है शुरुआती दौर में, और फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है। तो हमेशा याद रखें कि संघर्ष में मे भी हो सकता है आपके साथ कोई ना हो, बट जिस दिन सफलता मिलेगी तो ये दुनिया आपके पीछे आपके लिए तालियां बजाने के लिए जरूर खड़ी होगी। क्लियर है क्या ये बात? हाँ, तो हमेशा याद रखना, जो गालियां देती है ना वो हमेशा अक्सर बाद में तालियां जरूर देते हैं। तो पद्म श्री किन्हें किन्हें दिया गया? नीरज चोपड़ा सर को, प्रमोद भगत सर को, वंदना कटारिया और सोनू निगम। क्लियर है? तो दो नाम याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सोनू निगम और नीरज चोपड़ा का नाम मत भूलिएगा पद्म श्री के लिए। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब यहां आता है गणतंत्र दिवस का टॉपिक। तो आपको गणतंत्र दिवस में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा गणतंत्र दिवस खास नहीं होता, हर साल खास होता है, क्योंकि हमारे गणतंत्र का गठन, हमारे संविधान का लागू होना वही दिन तो था जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और सेकेंड बात, कौन सा था? आपको पर ईयर इस बात पे अपडेट रहना है कि कौन सा गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो 73वां था। कौन सा? 73वां, 73rd गणतंत्र दिवस था ये। क्लियर है? आई वो बात क्लियर होगी। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था देश के अंदर, और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया, यानी रिपब्लिक। क्लियर है कि देश के अंदर किसी एक इंसान का कानून नहीं चलेगा,
जो संविधान बोलेगा वही होगा, यानी संविधान का कानून स्थापित किया जाएगा, जो संविधान में है वो बातें इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो एवरी ईयर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया। दिस टाइम द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग इट्स 73rd Republic Day. The Indian Constitution was implemented on 26 January 1950. India was declared a full republic. क्लियर है क्या? तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है 26 जनवरी के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब नया टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021। क्लियर है क्या? क्या आता है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021। क्यों ये आखिर ये जो सूचकांक है, कोई भी सूचकांक आए आपका, भूखमरी का आए, पास में आ रही है, आपका इंडिपेंडेंस को लेकर के आए, स्वतंत्रता को लेकर के आता है, चाहे वो कोई इकोनॉमिक्स आउटलुक हो, पास में आ रही है, कोई वर्ल्ड बैंक जारी करे, कोई भी संस्था, IMF कई सूचकांक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और देश की ऐसे या वर्ल्ड की जानी पहचानी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना इंडेक्स पर ईयर जारी करती हैं और उनमें रैंकिंग देती हैं। तो आपको इन पे नजर इसलिए बना के रखनी है क्योंकि इससे कंट्री का आउटपुट मिलता है कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप अपने डिसीजंस, जब वो बोलता है कि आपकी राय क्या है, जब वो क्वेश्चन बोलता है ना, क्या आप इस बात से सहमत हैं, और जब आपको हाँ और ना में आंसर देना होता है, मैं ये रिटन की बात कर रहा हूं, जब कोई रिटन एग्जामिनेशन देने जाता है, जब वो बोलता है डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आप बोलते हो यस और नो, तो आपको जब आंसर जस्टिफाई करने की नीड पड़ेगी तब जाकर के ये कंटेंट आपको बहुत ज्यादा यूजफुल में आएगा। आपको कंटेंट की यूटिलिटी को पहचानना होगा कि आप कहां पर किस कंटेंट को कैसे यूज करें। क्लियर है? तो जब भी कभी भ्रष्टाचार पर क्वेश्चन बनेगा मेंस वगैरह में, क्योंकि मैंने बोला था मेरी करंट अफेयर क्लास आप किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, एनी एग्जाम ऑफ द इंडिया। क्लियर है? किसी भी एग्जाम में आप जाइए, अगर आपका एमसीक्यू है तो मैं बता रहा हूं, जो मैं पॉइंट आउट करता हूं कि एमसीक्यू लायक क्वेश्चन है तो वो पॉइंट जरूर मिलेगा। और अगर आप रेटिंग देने जा रहे हो, आप सिविल देने जा रहे हो, तो आपको इस कंटेंट की नीड पड़ेगी, क्योंकि आप एक अच्छा आंसर तभी लिख सकते हैं जब आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। क्लियर है क्या? आई होप बात क्लियर होगी। तो आगे बढ़े, तो क्या रिपोर्ट आई है इस सूचकांक में? तो इसमें 2021 में 180 देशों की सूची तैयार की गई और इसमें 180 कंट्री शामिल हैं, जिनके बेसिस पर, जिनको कंपेयर करके आपका ये सूचकांक रेडी किया जाता है। क्लियर है? तो भारत का 85वां स्थान मिला है, 85th पोजीशन पर है इंडिया। क्लियर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार आया है। तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आएगा कैसे। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो पहली बात, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ 85, 50वां स्थान। दूसरा क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक कितने देशों को लेकर के तैयार किया जाता है,
तो उसके लिए आंसर हो गया 180 देश। क्लियर है? आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन खुद क्लियर करके। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक को जारी करने वाली एजेंसी का नेम क्या है, तो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्लियर है क्या? एक टॉपिक 3 क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़े तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि 180 देश के लिए 180 देशों की सूची रेडी होती है। भारत को 50वें स्थान मिला 2021 में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है इस इंडेक्स को। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। तो अब ये रैंकिंग की सूची कैसे तैयार होगी? तो यह रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग तय करती है, यानी 0 to 100। क्लियर है? तो जैसे मान लो 0 to 100 होगा, 0 से लेकर 100 के बीच में। अगर जैसे 0 मिल गया, क्या मिल गया? 0, तो ध्यान देना 0 प्राप्त करने वाला जो भी कंट्री होगा वो महाभ्रष्ट होगा, सर्वाधिक भ्रष्ट होगा। कैसा होगा? सर्वाधिक भ्रष्ट। और जो जिसे 100वां प्लेस मिला है वो कैसा होगा? कैसा होगा भाई मेरे? बहुत अच्छा होगा। यानी उसे करप्शन लेस कह सकते हो आप कि वो कंट्री करप्शन लेस होगी। बात समझ में? तो जैसे इंडिया को 50वां स्थान मिला, तो बोला जा रहा है कि इंडिया में एक स्थान का सुधार आया है। तो यानी लास्ट ईयर रैंकिंग कितनी रही होगी? 84, न कि 86। कितनी रही होगी? 84, क्योंकि सुधार आया है ना। तो सुधार आने के लिए कहां जाना जरूरी है? 0 से 100 की हो, तो यानी 84 रही होगी, सुधार आया है तो 85। तो इस तरह से आप लास्ट ईयर का डेटा क्या रहा होगा उसे भी आप गेस कर सकते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भैया, समझ लो यार, है ना। बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, आएंगे एमसीक्यू लेकर के। एक बार क्लास में 50 एमसीक्यू करा दिए और आप बैठे देख रहे हो मजे से। उन एमसीक्यू को कोई फायदा नहीं है, ये याद रखना। आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि आपके सामने मैं यहाँ एज अ टीचर बैठा हूं, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट होता है, हर एक टीचर, और उसका एक्सपीरियंस होता है जो आपको शेयर करता है कि हाँ मैंने ये किया है अपनी लाइफ में और मुझे ये चीजें देखने को मिली हैं। आज का एस्पेक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए। तो अगर सोचोगे कि ट्रेडिशनल स्टडी आपके एग्जाम्स को ब्रेक करा सकते तो भूल जाओ। ट्रेडिशनल स्टडी से एग्जाम्स कहीं आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, ये बात क्लियर हो गई। तो 180 देशों की सूची बनती है, 0 से 100 अंकों के पैमाने तय होते हैं और उनमें 0 अंक जो होता है वो सर्वाधिक भ्रष्ट को दर्शाता है, और जो 100वां अंक होता है वो क्या दिखाता है? बेहद अच्छा माना जाता है भ्रष्टाचार की दृष्टि से। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे देखिए, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। तो नाम याद हो तो भी ठीक, न याद हो तो भी ठीक। क्लियर है? एक बार 2 बार रीड करके देखना, अगर दिमाग में बैठ जाए तो ठीक है, गुड फॉर यू। अगर न बैठे तो प्रेशर मत लेना, टेंशन मत लेना, छोड़ देना। बस कुल इंडिया की रैंकिंग याद रखना, कितनी कंट्री की सूचकांक है ये 180, कौन जारी करता है, बस ये याद रखना। ये 3 चीजें याद कर लेना, काम हो जाएगा।
ठीक है। भूटान और चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश इससे नीचे हैं। पाकिस्तान सूचकांक में 140वें स्थान पर तथा श्रीलंका 102 स्थान पर है। क्लियर है। तो तालिबान का शासन वाला अफगानिस्तान 174वें स्थान पर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि भैया ने बोला कि 0 से 100 तक की रैंकिंग है, बात समझ आ रही है? 0 से 100 तक की रैंकिंग है। अब ये कर 140वें प्लेस पर आ गया पाकिस्तान, 102 प्लेस पर श्रीलंका है, 174वें प्लेस पर अफगानिस्तान है। तो एक बात ध्यान दो, 180 कंट्रियों का सूचकांक है ये। यहां से नंबर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को 3 मिला तो यही 3 नंबर किसी और भी कंट्री को मिल सकता है। बात समझ में आई? जैसे टेस्ट होते हैं आपके, आप जाते होंगे टेस्ट सीट लेने, टेस्ट होते होंगे, स्कूलों में टेस्ट होते थे, 20 मार्क्स का टेस्ट। अब उन 20 मार्क्स में 15 नंबर मान लो कई बच्चों के आ जाते थे, 13 नंबर कई बच्चों के आ जाते थे आउट ऑफ 20। तो ये भैया मार्किंग है कि आउट ऑफ 100 आप किस कंट्री को कितना दे रहे हो। क्लियर हो गया? कंफ्यूज मत होना कि हमने बोला कि 0 से 100 तक की रैंकिंग होती है और आप बता रहे हो कि 140वें पे पाकिस्तान है, श्रीलंका 102 नंबर पर है और तालिबान 174 पर है। तो इन्हें आउट ऑफ नंबर मिले होंगे, है ना, आउट ऑफ 100, तब जाकर के इस प्लेस पर होंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? आई होप की बातें समझ में आ रही होंगी। मैं एक बात बार बार बोलता हूं, सभी से बोलता हूं कि अगर हमारे पढ़ाने की स्पीड आपको तेज लगती है, यार प्लीज एक बार सभी लोग कमेंट में मुझे बता दिया करो कि भैया थोड़ा सा धीमा पढ़ाओ, बहुत तेज पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि यार क्या होता है ना कि स्पीड अपनी अपनी होती है हर एक टीचर की। तो थोड़ा सा ना मेरी स्पीड तेज है पढ़ाने की, और ये मत सोचना कि मैं आज से पढ़ाना चालू कर किया है मैंने, मुझे काफी टाइम हो रहा है। और मैंने अपनी ऑफलाइन टीचिंग में मोर देन 100 सिलेक्शन दिए हैं, ये याद रख लेना। अभी तक अभी तक अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों के लिए मैं यहां आ गया। क्लियर है? चाहो तो इग्नोर मारो, चाहो तो साथ में पढ़ो और आगे निकलो। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए भारत में इनीमिया का हाल। इनीमिया क्या है? एक बीमारी है जो आयरन की कमी से होती है। बात समझ आ रही है? किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से। तो इंडिया के अंदर आखिर क्या बोलते हैं रिजल्ट इनीमिया के? तो उसके लिए रिपोर्ट है। तो देश में 15 वर्ष से कम आयु की 46% लड़कियां इनीमिया से पीड़ित है। देख लीजिए क्या हेल्थ, स्वास्थ्य का हाल क्या है इंडिया में, कि 15 साल से कम जो एज की लड़कियां हैं उनमें 46% लड़कियां, जो टोटल कंट्री की 15 साल से कम लड़कियों की पॉपुलेशन है, उनमें से 46% लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। यह जानकारी जनवरी 2015 से नवंबर 2021 तक प्राप्त किए गए हीमोग्लोबिन नमूनों पर निकाले गए परिणामों के आधार पर डाटा एनालिटिक्स रिपोर्ट में सामने आई है। तो एक बात का तो फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कभी ब्लड ग्रुप चेकिंग के लिए आते हैं, गांव में जाते हैं, ब्लड ले लेते हैं, चेक करते हैं, कैंप लगते हैं ब्लड चेकिंग के। तो इनसे एक तो फायदा होता है कि कंट्री के अंदर कौन सी बीमारी कितनी फैली हुई है और कितनी इंपैक्टफुल है, ये पता चल जाता है। तो गवर्नमेंट या कोई एनजीओ समझते हो ना,
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ना हो फुल फॉर्म पता तो याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत अहम रोल निभाते हैं कंट्री के अंदर। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, ये अपनी टीम रेडी करते हैं और गांव गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के इन सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट रेडी की जाती है। तो ऐसी और भी कई डिसीज हैं जिनके लिए भी रिपोर्ट्स आती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर आप सोचे कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो लेखपाल के लिए जा रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो इसे यूटिलाइज कहां करोगे? जब कभी भी किसी भी मेंस एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे वो यूपीएससी का हो, अगर भारत में स्वास्थ्य संबंधी कोई सवाल आता है और उस पर वो कहते हैं टिप्पणी कीजिए कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है कोविड को लेकर के, मान लो अगर वो क्वेश्चन पूछता है, या किसी डिसीज को लेकर एक क्वेश्चन पूछता है, या केवल ये पूछता है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको ये डेटा वहां पर काम आएगा। अगर आप इसे याद करते हो, आप इसे अपने पास रखते हो कि 2015 से 2021 तक, नवंबर 2021 तक हीमोग्लोबिन के जो नमूने लिए गए थे, उनके माध्यम से ये पता चला कि 15 साल से कम आयु की जो 46% लड़कियां हैं देश की, वो एनीमिया से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? एनीमिया से। तो आपको ये डेटा मेंस आंसर राइटिंग में, मैं बोल रहा हूं, आपके आंसर राइटिंग का एक जो होता है ना लेवल, यहां से यहां करने का, वो बढ़ा देगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो एनएफएचएस के अनुसार भारत में आधे से अधिक 55% महिलाओं को एनीमिया की समस्या है। क्लियर है? तो इंडिया की जो 55% फीमेल्स हैं, उन्हें क्या है? एनीमिया है, वो एनीमिया से प्रभावित है। ठीक है? और देश में 55% किशोरियों में भी एनीमिया पाया जाता है। तो किशोरियों के लिए याद रखना 55% नहीं भाई, 45%। टाइपिंग में हो जाती है कि कभी कभी टाइप कर रहे हैं, फटाक से कोई दब गया और निकल गया। ठीक है? क्लियर है? तो 45% किशोरियों, यानी जो छोटी गर्ल्स हैं, जो 15 साल से नीचे की हैं। देश में असम इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ बस 72% यानी 72% विवाहित महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? क्या सवाल आ सकता है? यहां से अब क्वेश्चन बन सकता है। देखो यार, मैं एक एक चीज ब्रेक कर रहा हूं, शेयर जरूर कर देना, बहुत सारे बच्चों को फायदा होना चाहिए। मेरा टारगेट 1 या 10 बच्चा नहीं है, मेरा टारगेट मैक्सिमम बच्चा है कि जहां तक मैं पहुंच सकूं। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? निम्नलिखित निम्नलिखित राज्यों में से निम्नलिखित राज्यों में से एनीमिया से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? कौन सा है या कौन से हैं? क्लियर है? मान लो ऑप्शन ए दे दिया राजस्थान, बी दे दिया सिक्किम, ठीक है, सी दे दिया
मणिपुर और डी में दे दिया असम। क्या? असम। तो याद रखना है एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य है? वो है असम। ठीक है, और ट्विस्ट करेगा तो महिलाओं का नाम जोड़ देगा, वो बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद हरियाणा है जहां 69.7% और झारखंड 68.4%, थर्ड नंबर पर। तो अगर ये सेकंड थर्ड याद हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन आपको फर्स्ट याद रखना है असम। असम कितना? 72%, 72% एनीमिया से प्रभावित महिलाएं हैं। क्लियर है? अब देखो, किसने की पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी? तो आपको अब यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यहां से क्वेश्चन 100% डन है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये सामरिक मुद्दे हैं। कैसे? सामरिक मुद्दे हैं, और सामरिक मुद्दों से क्वेश्चन मिलना बहुत नॉर्मल बात होती है कि सामरिक मुद्दों से अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर क्वेश्चन आएगा कहां से? ठीक है, तो बात किसकी करनी है? भारत मध्य एशिया सम्मेलन की। किसकी बात करनी है? भारत मध्य एशिया सम्मेलन की। अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मध्य एशिया समिट में हिस्सा लिया है। तो इंडिया से भारत मध्य एशिया सम्मेलन में भाग किसने लिया है, पार्टिसिपेट किसने किया है? पहला क्वेश्चन आपका यहां से क्रिएट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे देंगे आपका, एक मोदी सर का नाम दे देंगे, मोदी साहब का, और उससे रिलेटेड 4 नाम और। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, और यहाँ इंडिया से कौन गया है? तो इंडिया से गए हैं नरेंद्र मोदी जी गए हैं। क्लियर है? साथ ही अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चिंता जताई है। ये चीता लिख गया है बाय मिस्टेक, तो आप क्या लिख लीजिएगा? चिंता। ठीक है, इस बैठक में पीएम ने एकीकृत तरीके से कनेक्टिविटी और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 30 वर्षों के लिए एक रोड मैप तैयार करने का सुझाव दिया है। तो यह सुझाव मोदी जी की तरफ से रहा भारत मध्य एशिया सम्मेलन में कि 30 सालों के लिए एक रोड मैप बनाया जाए जो एक इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी और हेल्प को बढ़ावा दे। क्लियर है? तो कनेक्टिविटी किस चीज को लेकर के? कोई भी कंट्री अकेले दम पर अगर ये कहे कि मैं सारे रिसोर्सेस अपने देश के लिए अपने दम पर पूरे कर सकता हूं, या तो फिर आप कह सकते हो कंट्री पागल हो गया है, या तो उससे आने वाले टाइम का कुछ पता नहीं। तो कोई भी कंट्री इस बात की दावेदारी नहीं कर सकता कि मैं अकेले दम पर अपने देश की नेसेसरी नीड को पूरी कर दूंगा। क्लियर है? तो यानी जो ट्रेड को लेकर के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के हमें क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, उस चीज को लेकर के एक कनेक्टिविटी डेवलप की जाती है। क्लियर है? कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप यहां से रोड बना दो चाइना चले जाएंगे, यहां से बना दो अमेरिका चले जाएंगे, ये नहीं होती कनेक्टिविटी। क्लियर हुआ बात? कनेक्टिविटी का मतलब होता है आप उस फील्ड में जो आपको चाहिए आप कितना बना पाते हो दूसरे कंट्री के साथ, दूसरा कंट्री आपसे क्या ले रहा है, इस चीज की कनेक्टिविटी डेवलप करनी है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। तो आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, कितने सालों का रोड मैप की बात की है? 30 वर्षों के लिए, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब देखिए, अब बात आती है एशियाई गेम्स की कि एशियन गेम्स का आयोजन कहां होगा। तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चीन की शिजियांग प्रांत के हांगजो समेत 5 शहरों में होगा। अगर इतना न याद हो तो केवल इतना याद कर लेना मेरे भाइयों
कि एशियाई गेम्स इस बार कहाँ हुए हैं? चाइना में। कहाँ? चाइना में। ठीक है, बस इतना याद कर लेना। प्रांत याद हो तो भी ठीक, न याद हो तो भी ठीक, मैं आपको ये लिख के दे देता हूं ताकि आपके पास एक इंफॉर्मेशन बनी रहे। क्लियर है क्या? और कब हुए? सितंबर मंथ में हुए, 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक, यानी 15 दिन। क्लियर है? इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत अन्य खेल भी शामिल हैं। तो इतने गेम्स हैं जो एशियन गेम्स में शामिल हैं, जिन पर गेम होते हैं, जिन पर प्लेयर्स खेलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास इंग्लिश में भी कंटेंट है। इंग्लिश से जो एग्जाम देने जाना है वो लोग इंग्लिश की नोट्स बना लें, कॉपी बना लें और उस पर नोट डाउन करें। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, इस बार के एशियन गेम्स में क्रिकेट के T20 प्रारूप को भी शामिल किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल या गेम एशियन गेम्स में शामिल किया गया है? एशियन गेम्स में शामिल किया गया है, क्योंकि रिसेंटली शामिल हुआ है तो इस वजह से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। शामिल किया गया है। क्लियर है? मान लो ऑप्शन दे दे, ए में कोई ऑप्शन दे दे फुटबॉल, बी दे दे कबड्डी, मान लो सी दे दे तीरंदाजी और डी दे क्रिकेट। ठीक है, तो कौन सा? क्रिकेट। याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंटली शामिल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिकेट 11 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है। ठीक है, 11 साल बाद क्रिकेट वापसी कर रहा है यहाँ पे आकर के एशियन गेम्स में। तो 11 साल पहले था, बस में आ रही है, 11 ईयर पहले क्रिकेट शामिल था बट हटा दिया गया किसी रीजन वश, और उसके बाद फिर से क्रिकेट को शामिल किया गया है। और वो भी कैसे प्रारूप में? T20 प्रारूप को भी शामिल किया गया, ये याद रखना, T20 प्रारूप को। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, एक कोरोना का नया वायरस आया है, नियोको। क्या आया है? नियोको। तो इसकी चेतावनी जारी हुई है कि चेतावनी कहाँ, किस कंट्री में जारी हुई है, ये बात ध्यान देना है। और देखो, कंट्री याद हो तो भी ठीक, न याद हो तो भी ठीक, लेकिन आप याद क्या रखोगे? आप याद रखोगे इस वायरस के न्यू वेरिएंट का नाम। क्लियर है? क्या याद रखोगे? इस वायरस के न्यू वेरिएंट का नाम क्या है? नियोको। ठीक है, हाल ही में चीन के वुहान शहर में वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है कि चाइना में जो वुहान सिटी है, जहां से कोविड का ओरिजिन ही हुआ। और देखो, कोविड का ओरिजिन चाहे नेचुरली हुआ हो या आर्टिफिशियली, ये एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी है, क्योंकि इस पे ना तो WHO ने कोई इंटरफेयर किया, न उसने कोई टिप्पणी जारी की, और न चाइना को कोई ऑफिशियली ऑथेंटिकली ब्लेम कर पाया। चाइना में वुहान शहर चाइना का एक ऐसा शहर है जहां पर दुनिया की सबसे खतरनाक वायरोलॉजी लैब है, जहां पर वायरस की स्टडी होती है। क्लियर है? और चाइना क्या करता है? चाइना अपने प्रयोग करने के लिए ये सारी
हरकतें करता रहता है। तो जहां से रिलीज हुआ था कोविड, वहीं पे न्यूको का भी वेरिएंट मिले। क्लियर है? तो आप इसमें मत पड़िएगा कि नेचुरली है या आर्टिफिशियली है, आया तो आ गया। और नुकसान भी बहुत हुआ, कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन चली गई। इंडिया को देख सकते हो, सब कुछ रुक गया था, पूरी दुनिया रुक गई थी जब कोविड आया। तो आपको इसके इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव को पढ़ना है, आपको इसके हेल्थ पर्सपेक्टिव को पढ़ना है, आपको इसके फॉर्मेशन को पढ़ना है कि जो प्रोटीन होता है आखिर उस प्रोटीन के म्यूटेशन कैसे हो रहा है, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी की एंटीबॉडी को ब्रेक कैसे करती है। यानी कि कोविड में आप देख रहे होंगे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, यानी ब्रीथिंग सिस्टम को ब्लॉक कर रहा था। और दूसरी बात ये थी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और ब्लड में क्लॉटिंग क्रिएट हो रही थी। तो इस बात को ध्यान देना है कि आपको इस चीज की स्टडी करनी चाहिए कि आखिर जब कोई वायरस आता है या वायरस है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, आखिर कितने लेयर में बटा होता है वो वायरस। क्लियर है? जब मैं साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा, जब हम साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे, और साइंस एंड टेक या टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट मेरा फेवरेट होता है। क्या होता है मेरा फेवरेट? मैं ये नहीं कहूंगा ये मेरे फेवरेट नहीं है, अगर फेवरेट ना होता तो मैं पढ़ा ना पाता।